गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लोग पिछले टर्न पे पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पदार्थ क्या होता है ये पढ़ लिया था और वर्गीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? पदार्थों का उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो जो आपके आसपास जो भी इर्द गिर्द जो भी पदार्थ आपको दिख रहे थे जिनकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर पे किए थे, उन पदार्थों को अगर देखें तो मैंने कहा था ना कि उनके गुण धर्म के, उनकी विशेषता के आधार पे हम उनको अलग अलग समूहों में बांटते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? समूहों में बांटना। जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उनको समूह में बांटना है, तो आप क्या कर रहे थे? क्लास 6 एक समूह, क्लास 7 एक समूह, क्लास 8 एक समूह, बताया था ना। अब क्लास 6 के भी जो बच्चे हैं उनको आप समूह में बांटना चाहते हो तो सारे लड़कियों को एक समूह में कर दो, सारे लड़कों को एक समूह में कर दो। बात समझ में? यानी गुणों के आधार पे हम वर्गीकरण या समूहों में बांटते हैं। एक बात तो अब पदार्थ को उनके लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। अब ये लक्षण क्या हो सकते हैं? कई लक्षण माने गुण, उनमें पाई जाने वाली विशेषता के आधार पे। तो हम पदार्थ को उनकी अवस्थाओं के आधार पे बांट सकते हैं। यानी अगर लक्षण की बात करें तो पदार्थ को हम उनकी अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं, अवस्था के आधार पर बांट सकते हैं। पदार्थ को हम घुलनशीलता के आधार पर बांट सकते हैं, घुलनशीलता के आधार पर कि भाई कौन सी चीज़ पानी में घुलनशील है, कौन सी पानी में घुलनशील नहीं है। भाई चीनी को पानी में डालो तो घुल जाता है, नमक पानी में डालो घुल जाता है, पत्थर डालो नहीं घुलेगा, मिट्टी डालो नहीं घुलेगा। यानी घुलनशीलता के आधार पे आप बांट सकते हो। चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, ऐसे कई आधार हो सकते हैं जिस आधार पे हम पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। यानी जो हम आज पढ़ेंगे बच्चों, वो क्या पढ़ेंगे? अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, यानी जो आज हमें पढ़ना है टॉपिक में, वो पढ़ना है अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, अब ये अवस्था क्या है भाई, थोड़ा हम लोग समझते हैं। अवस्था के आधार पर जो हम वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अवस्था के आधार पे हम पदार्थों को कितने समूहों में बांट सकते हैं। तो देखो, अवस्था के आधार पर हम पदार्थों को मुख्यतः 3 समूहों में बांटते हैं। अवस्था के आधार पर हम पदार्थों को मुख्यतः 3 समूहों में बांटते हैं। ठीक है, अब वो जो 3 समूह हैं, उन 3 समूह का नाम मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपके सामने पहले कुछ उदाहरण दिखाता हूँ, फिर आप
उन उदाहरणों के आधार पे इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब जैसे देखो आपके सामने ये क्या है, ये एक मार्कर है, ये मार्कर है ना, ठीक है। अब ये मार्कर है तो अब देखो ये मार्कर बहुत टाइट है, इसको आप ऐसे मोड़ रहे हो तो ये मुड़ नहीं रहा है, इसको आप चाहो मोड़ना तो ये मुड़ नहीं रहा है, आप चाहो कि ये मुड़ जाए तो नहीं मुड़ रहा है ना, नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। ये मार्कर देखो कहाँ मुड़ रहा है, बहुत कठोर टाइप में लग रहा है ना, ठीक है। जैसे ये डस्टर देखो, ये डस्टर क्या है, इसको आप मोड़ना चाहो तो नहीं मुड़ रहा है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था हथौड़ी, ये देखो ये इसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसको चाहो मोड़ना तो मुड़ जा रहा है, या आकार बदल रहा है क्या, ऐसे ही था, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा फिर मैंने दिखाया तो फिर भी इसका आकार ऐसे ही है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि ये अभी पिछली बार जब मैंने दिखाया था तो बड़ा था अभी छोटा हो गया, ऐसा नहीं है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ऐसे फिर कुछ और वस्तु देखते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो अभी इसका आकार कैसा हो गया, नीचे की तरफ सकरा हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, चौड़ा हो गया। अब इसी को मैंने बदल दिया, देखो ये जो मैंने डाला है इस बोतल में दूध है, क्या है, दूध तो आप सब जानते होंगे। अब ये देखो ये दूध इस बोतल में मैंने डाला है तो इस दूध ने इस बोतल का आकार ले लिया है ना, ले लिया है, दिख रहा है। अब इसको मैंने पलट दिया तो आकार बदल गया कि नहीं, देखो अब नीचे पतला हो गया, ये दूध देखो नीचे जो है इसका आकार तिकोना हो गया और ऊपर चौड़ा हो गया, और जब मैंने उल्टा किया तो नीचे चौड़ा हो गया, आया समझ में। अब अगर हम इसी दूध को किसी दूसरे बर्तन में डालें तो ये क्या करता है भाई, इसी दूध को देखो, ये दूध जो ये आकार था, अब इस दूध को हम एक दूसरे बर्तन में डालते हैं, देखो ये ग्लास है, ये देखो इस दूध को हमने इस ग्लास में डाला, देखो तो ये जो दूध था ये इस गिलास का जो भी आकार है वो आकार ले लिया कि नहीं ले लिया। अगर ये गिलास लंबा होता तो ये उसी बर्तन के आकार का दूध आपका हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यानी मैं सिर्फ कुछ उदाहरण आपको समझा रहा हूँ जो आपके सामने है, ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण और देखते हैं, जैसे ये देखो, आप सभी लोग पूजा करते होंगे, नहीं करते होंगे तो अगरबत्ती देखा होगा आपने, ये वाली अगरबत्ती नहीं तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती देखा होगा ना। तो अगर इस अगरबत्ती को हम जलाएं, ये देखो अगर हम इस अगरबत्ती को जलाएं, ध्यान से देखिएगा, इस अगरबत्ती को हमने क्या किया, जला दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो काला काला कुछ निकल रहा है, अगरबत्ती को मैंने जलाया तो इस अगरबत्ती के जलने से धुआं निकल रहा है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ये देखो मैं अपने टी शर्ट पे करता हूँ तब आपको दिखेगा ब्लैक में, ये देखो कितनी तेज़ी से भाग रहा है, ये देखो आकार देखो कैसे बदल रहा है, बिल्कुल फैलता जा रहा है। अब ये अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है इसका देखो कोई खास आकार है, ये देखो, और ये अगरबत्ती की जो सुगंध है अभी थोड़ी देर बाद इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, मतलब यहाँ से बड़ी तेज़ी से ये जो धुआं निकल रहा है अगर देखो तो ये आकार बदल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, फैल रहा कि नहीं रहा है, बात समझ में आ रहा है आपको ना। यानी जो आपके सामने ये जो वस्तुएं हैं उनकी अवस्थाएं अलग अलग दिख रही है। एक वस्तु आपको दिखी जिसका आकार बिल्कुल क्या था, निश्चित था, बहुत कड़ा था, कठोर था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये एक वस्तु हुई। तो ऐसी वस्तु जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और साथ साथ जो इसका आयतन मतलब वह आप कह सकते हैं आयतन मतलब जो स्थान ये घेर रहा है, जितनी जगह ये घेर रहा है उतनी ही जगह ये बार बार घेरेगा। ऐसा नहीं है कि इसका आयतन अभी मैंने दिखाया तो इतना है और थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तो इसका आयतन बढ़ गया, बड़ा हो गया या छोटा हो गया,
यानी इसका आयतन निश्चित है और साथ साथ आकार भी निश्चित है, चौकोर ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ये हथौड़ी देखो, ये हथौड़ी जितनी जगह घेर रहा था उतनी ही जगह अब भी तो घेर रहा है, मतलब इसका आयतन क्या है, निश्चित है। निश्चित है ना, निश्चित है इसका आयतन। आयतन क्या है इसका, निश्चित है, निश्चित है। और साथ साथ आकार भी देखो, जैसा तब दिख रहा था वैसा अभी भी दिख रहा है। ये इसके आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ में आया। और ये बड़ा कठोर सा है कि नहीं, यानी इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ में आया। वहीं एक दूसरी चीज जो मैंने दिखाई थी, दूध। तो दूध देखो, यहाँ ध्यान दो, ये जो दूध है, जितना मैंने इस बोतल में दूध भरा है, इस दूध को अगर क्या हम गिलास में डालें तो दूध बढ़ जाएगा, या इसको बाल्टी में डालें तो दूध घट जाएगा क्या? नहीं, दूध जितना हमने लिया है उतना ही दूध रहेगा। यानी इसके आयतन में कोई अंतर नहीं है, इसके आयतन में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आया। लेकिन आकार बदल जा रहा है। इसी को जब मैंने ग्लास में डाला, ये देखो, जब इस दूध को मैंने ग्लास में डाला तो इसने क्या हुआ, ग्लास का आकार ले लिया। इस गिलास का जो भी आकार है, इस गिलास का आकार ले लिया कि नहीं ले लिया? बात समझ में आया। यानी कुछ ऐसी चीजें आपको दिखी जिसका आयतन तो निश्चित है, यानी आयतन मतलब जितनी जगह वो घेरता है, जितनी जगह वो घेरता है वो तो निश्चित है, वो तो निश्चित है। लेकिन इसका आकार बदल रहा है। गिलास में है तो गिलास के आकार का हो गया, बोतल में था तो बोतल के आकार का हो गया, इसको कटोरी में हमने डाला तो कटोरी के आकार का हो गया, इसको हमने बाल्टी में डाला तो बाल्टी के आकार का हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। और इसको अगर गिराओगे तो क्या होगा, ये बड़ी तेज़ी से फैल जाता है, ये बड़ी तेज़ी से क्या होता है, फैल भी जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। और कुछ ऐसी चीज़ें, ये देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी तेज़ी से अपना आकार और आयतन दोनों बदल रही। देखो इसका आकार कितनी तेज़ी से, कभी ऐसे, कभी इधर, कभी उधर। ये उड़ रहा कि नहीं, धुआं उड़ रहा ना, ये धुआं कभी देखो इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे हो रहा है। और बड़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, फैल रहा है। मतलब इसका आयतन, जो इसकी जगह जो ये घेर रहा था, वो जगह भी ज़्यादा ले रहा है, और साथ साथ इसका आकार भी क्या है, बदल रहा है। यानी आपको 3 तरह की चीज़ें दिखी। क्या दिखी? 3 तरह की चीज़ें दिखी। तो वो 3 तरह की चीज़ों की थोड़ी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगरबत्ती मैं बंद कर दूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो, तो आपने क्या देखा भाई? आपने देखा कि आपके पास 3 तरह की वस्तुएं, एक जिनका आकार एवं आयतन, आकार मतलब दिखने में कैसे हैं, चौकोर हैं, तिकोने हैं, ठीक। तो आकार भी निश्चित है और आयतन जो जगह घेर रहा है उतनी ही जगह बार बार घेरेगा। तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। क्या हो? निश्चित है। यानी ऐसी चीज़ें आपको मिली जिनका आकार और आयतन निश्चित है। तो जिनका आकार और आयतन निश्चित है, जो कठोर हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उन वस्तुओं को हम कहते हैं ठोस। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? ठोस। यानी पहला आपको मिला पदार्थ का प्रकार, किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। जो हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पे? उसकी अवस्था के आधार पे। तो वो अवस्था जो है, उस अवस्था में उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या है? निश्चित है, कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो निश्चित हो, वो क्या हो? निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस। यानी ये मार्कर का जो आकार और आयतन है, चाहे यहाँ रखो तो भी यही है, चंद्रमा पे ले जाओ तो भी यही रहेगा। बात समझ में आया? और अमेरिका में ले जाओ तो भी यही रहेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका में ले जाओगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या चंद्रमा पे ले जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आया बात समझ में?
ये डस्टर जो है इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये चौकोर है और इसको अमेरिका में ले जाओ तो गोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? यानी वो वस्तुएं जिनका आयतन और आकार निश्चित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस। दूसरे पर है तो ठोस के कुछ उदाहरण अगर देख लो, जैसे अभी देखा आपने, जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया हथौड़ी, जो आपको मैंने दिखाया मैं वही बता रहा हूँ। जैसे हो गया खुरपी, खुरपी क्या है? ठोस। जैसे अभी आपने देखा डस्टर, जैसे मार्कर। क्लियर है? तो ऐसे जो भी चीज़ें जो अपना आकार और आयतन नहीं बदल रही हैं वो क्या हो गई? ठोस। क्या हो गई? ठोस। दूसरी चीज़ आपने क्या देखा कि भाई ऐसी चीज़ें जिनका आयतन तो निश्चित था, ध्यान दीजिए, जिनका आयतन, आयतन मतलब जितनी वो जगह घेर रहा था, आयतन निश्चित है, निश्चित हो, तथा आकार, आकार क्या हो? अनिश्चित, तथा आकार अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभी देखो, जिसका आयतन तो निश्चित है, यानी आयतन मतलब जितनी जगह घेर रहा है, अगर ये इतना दूध है तो इसको बाल्टी में डालो, ग्लास में डालो, मान लो ये 50 ml है, मान लो ये 50 मिलीलीटर, या ऐसे जो आप समझो, मान लो ये 1 लीटर है, मान लो क्या है 1 लीटर। अब 1 लीटर दूध आप बाल्टी में डालो तो भी 1 लीटर रहेगा। भाई जब ग्वाला जो गाय को दूहता है तो बाल्टी में दूहता है ना, तो बाल्टी में वो मान लो कोई गाय 5 लीटर दूध दी और उस 5 लीटर दूध को बाल्टी से निकाल के ग्वाला जब अपने गैलन में डालता तो क्या 6 लीटर हो जाता है? नहीं। अरे बाल्टी में जब उसने दूध निकाला तो बाल्टी के आकार का ये दूध था, जब उसने अपने गैलन में डाला तो वो गैलन के आकार का हो गया, और वही दूध वाला जब घर लाके आपके भगोने में देता है दूध तो भगोने के आकार का हो गया दूध, लेकिन दूध उतना ही था, 5 लीटर था जो गाय ने दिया, वो 5 लीटर ही दूध वो आगे पहुंचता है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि घर लाते लाते वो 10 लीटर हो जाता है अगर पानी की मिलावट ना हो। आप कह सकते हो नहीं सर, दूध वाला जो है 5 लीटर दूध गाय वाले से लेके आता है और 10 लीटर बेचता है तो वो 5 लीटर पानी मिलाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उस मिलावट की बात। अगर हमने इसमें कोई मिलावट नहीं की तो जितना इसका आयतन है वो आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार बदलेगा। जब बाल्टी में दूध वाले ने दूध को निकाला तो बाल्टी के आकार का हो गया, अपने गैलन में डाला तो गैलन के आकार का हो गया, और घर ले जाके जब भगोने में दिया तो भगोने के आकार का हो गया। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन निश्चित है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित, निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में डालो उसी बर्तन के आकार का हो जाए, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव। क्या कहते हैं उन वस्तुओं को? उन वस्तुओं को हम कहते हैं द्रव। तो आपको दूसरी वस्तु मिली, पदार्थ का वर्गीकरण में दूसरा प्रकार, अवस्था के आधार पे पदार्थ दूसरे प्रकार का जो है उसे हम क्या कह रहे हैं? द्रव। तो द्रव का उदाहरण देख लो जो आपने देखा है, जैसे अभी जो मैंने दिखाया, जैसे दूध हो गया, जैसे पानी हो गया, पानी का भी वही हाल है, जैसे तेल हो गया, जिसको गिराओ तो बहेगा भी, जिसमें बहने का गुण होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इनका आकार चूंकि अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? द्रव। क्या कहेंगे? द्रव। और तीसरी चीज अभी मैंने दिखाई थी, अगरबत्ती का धुआं, जो धुआं निकल रहा था उसका आकार भी देखो बदल रहा था, इधर उधर ऐसे ऐसे कभी कभी हो रहा था, आकार भी बदल रहा था और बड़ी तेजी से फैल भी रहा था। यानी आयतन जो थोड़ा सा था धुआं वो फैल के ज़्यादा हो जा रहा था, तभी तो उस धुएं की गंध जो है इस पूरे कमरे में फैल गई। मतलब फैल गया मतलब आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। दूध का आयतन नहीं ना बढ़ा था, दूध उतना ही था। यानी तीसरी जो आपको वस्तु में मिली वो क्या? जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं?
उसके हम कहते हैं गैस। उसे हम क्या कहते हैं? गैस। तो गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे आपके सामने अभी मैंने गैस का उदाहरण दिखाया तो क्या था? धुआं। जैसे धुआं जो है वो क्या है? गैस। जैसे हवा, हवा भी क्या है? गैस। हवा भी क्या है? गैस। आ गया बात समझ में? कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखो एक चीज़, आकार तो सबको समझ में आ रहा होगा, मेन आयतन है। आयतन मतलब बार बार समझ लो, आयतन मतलब कितनी जगह कोई वस्तु घेर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? आयतन। तो यानी अवस्था के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की हो गई, ठोस, द्रव और गैस। अब आपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको आप इन तीन अवस्थाओं में बांट सकते हो। बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते हो? बांट सकते हो ना? चलो, अगर इतनी बात समझ आ गई आपको तो अब कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, ठीक है? और इनके और गुण की बात करते हैं हम लोग। जैसे एक बात तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो ठोस है, एक गुण तो समझ में आ गया ना ठोस का, जो तीन अवस्थाएं आपको मिली, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव गैस में एक एक गुण तो आपको पता चल गया कि भैया ठोस जो है इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन दोनों निश्चित है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित है। यहाँ देखो, दोनों क्या है? निश्चित है। जबकि वहीं ये जो गैस है इसमें आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित है। दोनों क्या है? अनिश्चित। और द्रव इनके बीच का है, जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। बात समझ में आया? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ठोस, द्रव और गैस के ये जो गुण हैं उस गुण का कारण भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो उस गुण का कारण आप समझिए। उदाहरण तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आपको कोई आपके आसपास पाई जाने वाली चीज़ों को कोई पूछे तो आप तुरंत बता लोगे कि भैया ये क्या है। जैसे ये क्या है? आप तुरंत बताओगे कि सर ये मैच बॉक्स है और ये क्या है? ठोस है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये क्या है, तो बोतल ठोस है। बोतल क्या है? ठोस। और इस बोतल के अंदर जो ये पानी है ये क्या है? द्रव। ये क्या है? द्रव, ठीक है? जैसे मैं आपको, ये देखो सैनिटाइज़र है, आजकल कोरोना चल रहा है, सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी लोग भी घर पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो अभी देखो ये जो बोतल है इस सैनिटाइज़र का, ये कैसा है? ये ठोस है। और इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, देखो जो केमिकल भरा हुआ है, जो देखो आकार बदल रहा है, ये देखो मैं हिला रहा हूँ तो आकार देखो बदल रहा है, बदल रहा ना आकार, ये देखो आकार बदल रहा ना। तो ये क्या है जो इसके अंदर भरा है? ये क्या है? द्रव। क्या है? द्रव। यानी अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं तो आप बता लोगे कि क्या कौन सी चीज़ ठोस है, कौन सी चीज़ द्रव है। जैसे ये क्या है, आप तुरंत बताओगे सर ये ठोस है। क्या है? ठोस। अब थर्मस में क्या रखते हैं? चाय रखते हैं या दूध रखते हैं या पानी रखते हैं। तो चाय, पानी, दूध क्या होगा? वो क्या होगा? वो द्रव होगा। वो क्या होगा? द्रव। कि थर्मस में डाला तो थर्मस के आकार का हो गया, भगोने में गर्म किया था तो भगोने के आकार का था, और इसी थर्मस से जब पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाता है। आ गया बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा इनके गुणों की बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए उसका कारण ये है कि ये जो ठोस है ना, ये जो ठोस हैं, ये ठोस द्रव गैस जितने भी पदार्थ हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मिलके छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अणु कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ठोस, ये जो ठोस के अणु हैं, यानी ठोस जिन कणों से मिलके बना है, वो सारे कण जो है आपस में बहुत देखो नज़दीक नज़दीक हैं। उनके बीच कोई भी खाली जगह नहीं है। उनके बीच कोई भी खाली जगह नहीं है। ये देखो, देखो कितने कॉम्पैक्टली अरेंज है। ठीक है। और ये जो दो अणु आप देख रहे हो, इसको भी समझो। ये जो देख रहे हो ना, इनके बीच में एक
आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल मतलब वह बल जिसके कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं। जैसे चुंबक ले लो, चुंबक और लोहा, तो चुंबक के पास अगर लोहा ले जाते हो तो क्या होता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है। तो ये जो चिपक रहा है ना, इसी को बोलते हैं आकर्षण बल, यानी वह बल जिसके कारण कोई वस्तु किसी वस्तु को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उसे बोलेंगे आकर्षण बल। और अगर दूर भगाए तो विकर्षण बल कहेंगे। तो इन अणुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि ये हमेशा ऐसे चिपके रहते हैं, अलग नहीं होते। वो आकर्षण बल क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होता है। और उसी आकर्षण बल की वजह से ये देखो सारे अणु आपस में क्या हैं, चिपके हुए हैं, सब के सब आपस में चिपके हुए हैं। देखो सब एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, कोई भी इनके बीच में जगह नहीं है। बात समझ में आया? तो जल्दी से डायग्राम बना लो, इसके बीच कोई भी जगह नहीं है, इस बात को आप समझे रहिए, ठीक है? क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब देखो जो द्रव है, इन द्रव में क्या होता है, द्रव में भाई द्रव भी किसका बना होगा, द्रव भी बना होगा अणुओं का। भाई वो भी तो छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होगा। अणु ऐसे समझो जैसे मान लो कोई दीवार है, तो दीवार किससे बनी होती है, ईंटों से, ढेर सारी ईंटों से बनी होती ना। तो जो सबसे छोटी जो यूनिट है, ईंट समझो, तो ईंट को समझो अणु, ऐसे समझो। बात समझ में आए? ऐसे ही चाहे ठोस हो तो ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा जिसे हम अणु कह रहे हैं, और द्रव भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, अणु कह रहे हैं। बात समझ में आया? तो जो द्रव के अणु होंगे देखो, वो ठोस की तुलना में दूर दूर होंगे। ये देखो द्रव के अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ये देखो द्रव के जो अणु हो गए वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ये देखो दूर दूर हो गए, ये तो भाई दूर दूर हो गए, यानी इनके बीच में क्या है, खाली जगह है। देखो तो ये चूंकि खाली जगह है तो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। बात समझ में आया? चूंकि इनके बीच खाली जगह है तो ये इधर उधर क्या कर सकता है, घूम सकता है। और जब इधर उधर ये घूमेगा, इसका अणु जो है, इसे हम क्या कहेंगे, अणु कह रहे हैं। तो ये अणु इधर उधर घूम पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले बल से ज्यादा है कि कम? कम है, तभी तो दूर दूर है। अगर ये इन दो अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये देखो आकर्षण बल, इसे चिपके हुए हैं, और यहाँ क्या है, ये बल जो है बहुत हल्का है तो ये चिपके नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। वरना अगर आकर्षण बल इतना होता तो यहाँ भी ऐसे चिपक जाता ना, लेकिन ये चिपका नहीं, अणु दूर दूर है, इनके बीच खाली जगह है। इसका मतलब ये इस खाली जगह में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मतलब इनके बीच का जो आकर्षण बल है इस ठोस की तुलना में क्या है, कम है। ठोस की तुलना में क्या है, कम है। बात समझ में आया? इसी वजह से ये जो द्रव होते हैं इनका आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित होता। भाई ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, तो इधर उधर इनके घूमने की वजह से इनका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। आया बात समझ में? यानी आपको क्या समझ आया कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, यानी इनके बीच अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक मतलब होता है दो अणुओं के बीच का जगह स्थान बहुत कम होता है, ठीक। और दो अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत तेज़ी से एक दूसरे को आपस में क्या किए, खींचे हुए, चिपकाए हुए, यानी आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और चूंकि आकर्षण बल ज़्यादा है इसलिए इन अणुओं के बीच कोई जगह गैप नहीं होता है। यहाँ क्या है, आकर्षण बल कम है इसलिए ये अणु थोड़े दूर दूर हो गए, इनके बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। बात समझ में आया, क्लियर है। चूंकि यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा है, ये चिपके हुए हैं, तो ये घूम नहीं सकते हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित। ये थोड़ा बहुत घूम सकते हैं क्योंकि इनके बीच में गैप है, थोड़ा बहुत ये देखो हिल डुल के ये क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपनी जगह पे, इसलिए इनका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है क्या है, अनिश्चित। वहीं जब हम तीसरा बात करते हैं गैस की, तो जो गैस के अणु होते हैं देखो,
ये गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ये देखो, ये गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर हैं कि जहाँ मर्जी वहाँ भागे, पूरी जगह ही जगह है, मतलब कोई बंधन है ही नहीं, सारे अणु अपने मन के मालिक हैं। बस ऐसे समझो, ये सारे अणु अपने मन के मालिक हैं, एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, सब एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे हैं खूब तेज़ी से। तो धुआं नहीं देखे थे, धुआं बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मतलब उसके अणु निकल रहे हैं, वो सारे अणु ऐसे भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्यों क्यों भाग रहे हैं? दूर भाग रहे हैं, मतलब उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बड़ा कम है। अगर आकर्षण बल होता तो चिपक जाते ना, ये एक दूसरे के करीब होते। दूर भाग रहे हैं मतलब उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, इसीलिए ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और चूंकि आकर्षण बल कम है, इसीलिए इनके बीच में जो जगह भी देखो क्या है, बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इसीलिए गैस बहुत तेजी से फैलता है तो उसका आयतन भी अनिश्चित हो गया, और गैस आकार तो अभी आपने धुआं देखा ही कि कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर जा रहा है, आकार भी क्या है? अनिश्चित है। आया बात समझ में? क्लियर है? और समझ में आया तो इसके आधार पे आप इस दो गुण को लिख सकते हो। वो दो गुण क्या हो गया भाई? थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि इसी को मैं पूरा कर दूं तो यहाँ ध्यान दो, अवस्था के आधार पर, या पदार्थ की अवस्थाएं लिख लो सीधे, सबसे अच्छा है। आप लिख लो पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं में पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा क्या हो गया? द्रव, और तीसरा क्या हो गया भाई? तीसरा हो गया आपका गैस। ठीक है। जो ठोस था, ठोस के अणु क्या हैं? बहुत करीब करीब हैं, यानी आप क्या कह सकते हो? ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है अतः क्योंकि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो चिपके हुए हैं, इसलिए इन अणुओं के बीच कोई स्थान नहीं होता है या बहुत कम स्थान होता है। अतः इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। आया बात समझ में? ठीक है। तो ये तो हो गया ठोस। ऐसे ही द्रव में क्या कहेंगे भाई? द्रव में आप कहेंगे कि द्रव के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है, समझिए, ठोस से क्या होगा? कम होगा आकर्षण बल, इसलिए इनके बीच का जो जगह है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यानी यहाँ आप कह सकते हो, देखो ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैं पॉइंट यहाँ मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? द्रव में इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच
ठोस की तुलना में आकर्षण बल एवं स्थान दोनों, आकर्षण बल एवं स्थान दोनों कम होता है, दोनों कम होता है। ठीक है, तो इनके अणुओं के बीच ठोस की तुलना में आकर्षण बल और स्थान दोनों क्या है, कम होता है। यानी इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है कम है, इसीलिए क्या है, इनके बीच में गैप आ जा रहा है। इसीलिए इनके बीच में जो स्थान है, सॉरी, आकर्षण बल कम होगा, स्थान ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो आकर्षण बल कम होगा एवं स्थान जो है, सही बात है भाई, आकर्षण बल अगर कम है मतलब दूर हो गए ना, तो इनके बीच का जो स्थान है वो क्या हो गया, गैप बढ़ गया, एवं स्थान ज़्यादा होगा। क्या होगा, स्थान ज़्यादा होगा। अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम, आकर्षण बल कम है तो दूर हो गया, थोड़ा दूर हो गया, तो इनके बीच का जो स्थान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। आया बात समझ में। ऐसे ही गैस जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है, तो उसमें क्या लिख देंगे भाई, उसमें लिख देंगे कि इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यानी इनके बीच जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए बहुत दूर दूर है। यानी इनके बीच जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा है और आकर्षण बल बहुत कम है। ये खींच नहीं रहे तो बहुत दूर भाग गए। तो इनके बीच, अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है सबसे कम होता है एवं स्थान जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। स्थान सबसे ज़्यादा होता है। स्थान क्या हो गया, सबसे ज़्यादा होता है। आया बात समझ में। यही आपका ठोस, द्रव और गैस का गुण है। ठीक है, थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये देखो, ये मान लो ये एक पदार्थ है जिसके ये छोटे छोटे, मैंने एक पॉलीथीन के बैग में चना भरा हुआ है। तो चना, छोटे छोटे ढेर सारे चना आपको दिख रहे हैं ना। तो चना मान लो हो गया अणु। चना क्या हो गया, अणु। ये देखो चना क्या हो गया, अणु। ठीक है, अब ये जो चना देख रहे हो आप, ये जो अणु हैं, ये अणु देखो, ये अणु क्या है, एक दूसरे के करीब आपको दिख रहे होंगे। अब देखो, अगर ये ठोस है, ठोस है मतलब इन अणुओं के बीच जो है बिल्कुल जगह नहीं होगी। अभी देखो बीच में जगह दिखा रहे हैं ना, जगह दिखा रहे हैं। अब इनके बीच अगर एकदम जगह ना हो, ये देखो, इसको मैंने क्या किया, एकदम ये देखो बांध दिया। ये देखो बांध दिया। अब बांध दिया तो ये जो चना है एकदम एक दूसरे के साथ चिपक गया। अब बताओ इसके आकार में कोई चेंज होगा? ना तो आकार में चेंज है, ना तो आयतन में चेंज है, कोई चेंज नहीं। यानी ये जो चना है हमने खूब कस के ऐसे बांध दिया, कस के बांधा तो इनके चना, जो एक चना है दूसरे चना से ऐसे चिपक गया ना। तो जब अणु खूब नज़दीक हो, इनके बीच जगह बहुत कम या ना हो, इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस। क्या कहेंगे, ठोस। ठीक है, और यही अणु मान लो अब दूर दूर हो जाए। ये देखो अब दूर दूर हम इन अणु को कर रहे हैं। ये देखो दूर दूर, जब ये अणु दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए ना, इनके बीच में जगह हो गया, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए मतलब इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बन गया द्रव। क्या बन गया, द्रव। द्रव बन गया। तो देखो द्रव का आयतन तो निश्चित है, यानी अगर चने की जो संख्या है गिनोगे तो वही रहेगा, लेकिन आकार देखो, अभी ये चौकोर है, चौकोर की बजाय इसको मैंने तिकोना कर दिया। ये देखो तिकोना आकार हो गया ना, आकार बदल गया। इसके पहले कैसा था, चौकोर था। ये देखो चौकोर था, अब इसको मैंने क्या किया, तिकोना कर दिया।
ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे सिलेंडर जैसा बना सकते हो आकार, ये देखो सिलेंडर जैसा बन गया, बेलनाकार हो गया, मतलब आकार बदल रहा है लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं है, तो क्या हो गया, द्रव हो गया। बात समझ में आया। और अगर ये सारा चना ऐसे दूर भागने लगे, हम पॉलीथीन निकाल दें और सारे चने के दाने इधर उधर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, तब क्या हो गया, तब ये क्या हो गया, गैस। क्या हो गया, गैस। आ गया बात समझ में। तो ये आपका हो गया पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिखेंगी उनको आप इसके आधार पे पहचानने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा कि हाँ, इनके बीच जो अणु है छोटे छोटे जो आपको दिख नहीं रहे हैं, उन अणुओं के बीच लगने वाला बल ज़्यादा है या कम। अगर ठोस है तो बल उनके बीच जो है बहुत ज़्यादा है, एकदम करीब करीब है। अगर द्रव है तो उनके बीच लगने वाला बल थोड़ा कम है लेकिन फिर भी है। और अगर गैस है तो उनके बीच लगने वाला बल कुछ भी नहीं, बहुत दूर दूर हो गया। यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।